हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल बायो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना दिवाकर प्रसाद पेनुली, लेक्चरर बायोलॉजी जीआईसी भवन पंजियाला, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के बोर्ड परीक्षा के कक्षा 12 कि बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, जो लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों का एक बार मैं स्वागत करते हुए टॉपिक शुरू करता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस को टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा हल्का सा रिकैप लेते हैं। ये नर जनन तंत्र है जिसमें नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी अंगों को। ये आप इसको आपकी फिगर है आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा, जिसमें यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, सेमिनल वेसिकल है, रेक्टम है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। ये सब आपको जो है इस फिगर में देखने को मिलेगा। स्क्रॉटम है, टेस्टिस है, इपिडिडाइमिस है, पेनिस है, यूरेथ्रा है, इजैकुलेटरी डक्ट्स है, वासा डिफरेंस है। ये सभी हमारे जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उसमें दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिसको गोनाड्स कहते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जिसमें कि इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये आते हैं। अगर आप देखेंगे कि टेस्टिस जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा हैंग होते हैं। एक टेस्टिस का अगर आप यहाँ पर फिगर देखेंगे, ये देखिए एक टेस्टिस है। कितना सुंदर स्लाइड आपके लिए लेके आया हूँ। आप देखेंगे इसमें कि ये वाला जो भाग है ये ब्लड सप्लाई के लिए है। ये है वासा डिफरेंस, ये वाली जो आपको लाइन, ये वाला जो ट्यूब दिख रही है, ये वासा डिफरेंस है। इसमें जो है जो इपिडिडाइमिस है, इसके तीनों भागों को साफ साफ दिखा रखा है। आगे मैं इसकी विस्तृत चर्चा करूँगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला भाग जो है, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस है। इसी के अंदर हमारा जो है सेक्स ऑर्गन्स जो मेन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो है पाए जाते हैं। ये कैपुटा एपिडिडाइमिस है, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और ये जो लोअर पार्ट इसका है कॉडा एपिडिडाइमिस। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में देखेंगे तो ये देखिए दूसरी नेक्स्ट स्लाइड कितना साफ और स्पष्ट है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस दिखाई दे रहा है। और टेस्टिस में अगर आप देखेंगे ये वाला जो भाग है, ये इपिडिडाइमिस का वाला भाग है। इपिडिडाइमिस, इसमें जो है स्पर्म स्टोर होते हैं। अभी आगे चल करके हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को गोनाड्स भी कहते हैं। मनुष्य में दो टेस्टिस होते हैं, बाएं और दायां टेस्टिस। बाएं और दाएं वृषण की पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और बाएं वाला थोड़ा नीचे होता है। वो इसलिए होता है कि यदि हमारी टांगें आपस में एक साथ चिपक जाएं तो टेस्टिस क्रश न हो जाए। इस कारण से इसकी पोजीशन में से थोड़ा अंतर होता है, एक बात। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि इनकी पोजीशन से स्पर्मेटोजेनेसिस का कोई ज़्यादा अंतर लेना देना नहीं है, कि अगर इनके ये एक ही लेवल पर भी होते हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। दोनों टेस्टिस के बीच में एक स्क्रॉटल सेप्टम पाया जाता है। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि जो है मनुष्य का जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में क्यों होता है बाहर। क्योंकि स्क्रोटम में इसलिए होता है
कि जो हमारी यदि वो हमारी बॉडी कैविटी में रहेगा टेस्टिस, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको तो 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड का जो अंतर हमारी बॉडी की कैविटी में और हमारे स्क्रोटम में होता है, उसके कारण से उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्क्रोटम का जो स्किन होता है वो हाईली पिगमेंटेड होता है, और जिसके कारण से उसमें स्वेटिंग इफेक्ट होता है, पसीना आता रहता है, और स्वेटिंग इफेक्ट के कारण से वो एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और जब टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो उसमें स्पर्म प्रोडक्शन लगातार होता रहता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसकी जो मसल्स होती है, जो आपने देखा होगा डार्टस मसल्स होती है, क्रेमेस्टर मसल्स होती है, जो कि तापमान के अनुसार सिकुड़ते एवं फैलते रहते हैं। और उस सिकुड़ने और फैलने का क्या कारण है, अगर आप बारीकी से देखना चाहेंगे तो सर्दियों में क्या होता है, जब ठंड का सीजन होता है तो ठंड के सीजन में जो स्क्रोटम के जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ने के कारण से क्या होता है, वो थर्मल रेगुलेशन कर रही होती हैं, उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है जिस टेम्परेचर में स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। दूसरा, जैसे ही गर्मी होती है या गर्म का मौसम है, तो एक बार पुनः जो है, जो इसके मसल्स हैं, जो क्रीमेस्टर मसल्स हैं, डार्टस मसल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और फैलने के कारण से फिर वहाँ पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया हमारी जो है होनी है, उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बनाई है। ये टेक्सिस का रियल व्यू आप देख रहे हैं। ये जो है आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि बायां वाला टेस्टिस, ये बायां वाला टेस्टिस है, ये थोड़ा स्लाइटली नीचे है, और ये दायां वाला थोड़ा सा ऊपर है। ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्क्रोटम की अभी हम बात कर रहे हैं, इट इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर किस व्यू में है कि ये जो है इसमें टेस्टिस रुके हुए हैं भाई, जो है जो हमारे इंग्यूनल कैनाल से लगे हुए हैं, जो टेस्टिस हैं, वो टेस्टिस को सपोर्ट प्रदान करता है। इट कम्युनिकेट विद पेल्विक कैविटी बाय इंग्यूनल कैनाल। पेल्विक कैविटी के साथ जो है इंग्यूनल कैनाल से ये जुड़े हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली पिगमेंटेड लूज स्किन्स, जो अभी मैंने आपको बात समझाई है कि लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, डार्टस मसल्स है, क्रेमेस्टर मसल्स है, और जो सारे क्या काम करते हैं, ये थर्मल रेगुलेशन का काम करते हैं। यदि आप एक बार इसको जो है इन लार्ज व्यू में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब आप टेस्टिस को, तो यदि आप इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए आप इसमें देखेंगे, ये जो है ये टेस्टिस है, ये वाला भाग जो है ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, ये बाहर का भाग जो इसको हम दिखा रहे हैं, ये वाला स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है। इसमें ये वास डिफरेंस है। इपिडिडाइमिस, ये वाला भाग इपिडिडाइमिस का है। अभी आगे जाकर हम इनको सबको चर्चा करेंगे, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। स्क्रोटम है, टेस्टिस है, यूरेथ्रा है, ठीक है, पेनिस है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। इन सब का काम अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आगे वाली स्लाइड्स में हम इन सब का काम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे। अगला है स्क्रोटम क्या है, और जो है जो हमारे टेस्टिस हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। ज़रा इस स्लाइड को आप गौर से देखेंगे, और इसको आप केवल उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से स्टडी नहीं करेंगे। मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो नीट एग्ज़ाम के हिसाब से, नीट के एग्ज़ाम में ये जानकारी होनी आपको ज़रूरी है। तो वो हम देखेंगे कि जो वृषणों का उद्भव है एम्ब्रियो के मीजोडर्म से होता है। इट कैन बी फ्रेम एज ए क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशंस। वृषणों का उद्भव कहाँ से होता है? वृषण का उद्भव भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। देखेंगे आप, ये वाला जो है वृषणों का उद्भव मीजोडर्म से होता है। ये जो है मीजोर्कियम, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मीजोर्कियम नामक पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा में लगे होते हैं। 7वें माह में ये उदर गुहा से बाहर आते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे फ्रेम हो सकता है किस माह में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में किस माह में ये जो है उदर गुहा से बाहर आते हैं। कभी ये देखिए जो दिखा रखा है, ये पोजीशन इसकी उदर गुहा में है, और ये 7वें माह में उदर गुहा से क्या आते हैं, ये धीरे धीरे स्लाइटली जो है नीचे आ जाते हैं स्क्रोटम में, इसमें स्क्रोटम में आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों में ये जो है, ये जो टेस्टिस है, ये बॉडी कैविटी से उदर गुहा से बाहर आकर नीचे स्क्रोटम में नहीं आते हैं। इस स्थिति को कहते हैं गोपिक विषमता या क्रिप्टोचिडिज्म।
क्रिप्टोचिडिज्म क्वेश्चन इसमें फ्रेम होता है कि क्रिप्टोचिडिज्म क्या होता है। ये बहुत रेयर केस होते हैं, कम बच्चों में होते हैं। और इसके कारण से यदि बच्चे के अंदर ये जन्म से पहले ये 7वें माह में उदर गुहा से स्क्रोटम में नहीं आए, तो ऐसे बच्चों में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा। वो टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर बॉडी कैविटी के अंदर 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। और अगर वो स्क्रोटम में नहीं आए तो वो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है, नहीं होगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजोस्पर्मिया कंडीशन क्या है कि जब टेस्टिस बॉडी कैविटी में ही रह जाते हैं और स्क्रोटम में नहीं आते हैं, तो उसके कारण से स्पर्म के प्रोडक्शन न होने वाली कंडीशन को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। इसको आसानी से एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन करके भी जन्म के बाद बच्चे का एक छोटा सा ऑपरेशन करके इंग्विनल कैनाल से इसको स्क्रोटम में ला सकते हैं, लाया जाता है। ओके, यहाँ पर इन लार्ज व्यू में आप इसको देखते हैं, ये यहाँ पर दिखा रखा है। ये ट्रू वाली कंडीशन है, ये एक्टोपिक कंडीशन है। यहाँ देखिए आप, स्कॉटल है, पेरिनियल दिखा रखा है। क्रिप्टोचिडिज्म की कंडीशन दिखा रखी है कि एक जो है टेस्टिस आपका ऊपर ही रह गया, ये नीचे नहीं आया है, ये इसमें नहीं आया। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में हम क्या जानेंगे, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में इस बात को बना लें कि जब हम इस पर बातचीत कर रहे होंगे तो हम किन किन बातों में बात करेंगे। एक तो हम ये बात जानेंगे कि टेस्टिस में इतना इनॉर्मस स्पर्म प्रोडक्शन क्यों होता है, एक बात। दूसरी बात हम चर्चा कर रहे होंगे कि ह्यूमन बॉडी में एक स्पर्म ही ऐसा है जिसमें फ्लैजिला होता है, और कोई भी सेल हमारी बॉडी में ऐसी नहीं है। टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स, और टेस्टिस को जो है हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनाड्स क्यों कहते हैं। लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा नीचे क्यों होता है स्क्रोटम में, ये मैंने आपको बता भी दिया है। इंग्विनल कैनाल यदि बंद ना हो तो क्या होता है, इंग्विनल कैनाल यदि बंद ना हो तो मोस्टली ऐसे बच्चों में इंग्विनल हर्निया हो जाता है, क्योंकि जैसे ही टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से स्क्रोटम में आ जाते हैं तो इंग्विनल कैनाल जो है कनेक्टिव टिश्यू से बंद हो जाती है। यदि बंद नहीं हुई तो ए लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स कैन इंटर इन द कैनाल, और इसको बोलते हैं आप इंग्विनल हर्निया। उसको छोटा सा ऑपरेशन करके डॉक्टर हटा देते हैं। स्क्रोटम का स्किन हाईली पिगमेंटेड क्यों होता है, स्वेटिंग इफेक्ट क्या है, डॉर्टस मसल्स क्या है, क्रिमिस्टल मसल्स क्या है, थर्मल रेगुलेशन कैसे होता है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। ये थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके लिए था कि हम आगे क्या क्या जानेंगे। सिंपल सा अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है आपके बोर्ड परीक्षा में कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो नर किशोर अवस्था में पहुंचने पर शुक्र जनन प्रारंभ हो जाता है। देखिए बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, शुक्र जनन की क्रिया वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उपस्थित नर्म जर्म कोशिकाओं या स्पर्मेटोगोनिया द्वारा होता है। अभी हम बात करेंगे कि जो रियल जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस है वो जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअल में बनते कहाँ हैं, उनका ओरिजिन कहाँ होता है। अभी बताऊंगा मैं कि उनका ओरिजिन योग सैक में होता है और किस प्रकार से वो ट्रांसफर होकर के टेस्टिस में आते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं, या युग्मक जनन कहते हैं, या मेल गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवा के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। इसको मैं रिलेट करने के लिए केवल आपके यहाँ पर इसको डाला है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम जानेंगे टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस क्या है। देखिए आप प्यारे बच्चों, आप जैसे देख रहे हैं कि आप इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे वीडियो अपलोड किया है, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। वहाँ हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर, टेस्टिस के फंक्शन सभी के बारे में चर्चा की है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले मैं जस्ट थोड़ा सा एक रिकैप देना चाहेंगे कि टेस्टिस क्या है। टेस्टिस अगर आप देखेंगे, टेस्टिस एक छोटा सा सेम के आकार का, लगभग 2-3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हाइट और 2-3 सेंटीमीटर चौड़ा एक आकृति है। और इसमें जो है देखिए
टेस्टिस की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेल्स। ट्यूनिका वेजिनेल्स आउटर लेयर है जो पैरेटल पेरिटोनियम तथा विसरल पेरिटोनियम से बना होता है। इसके नीचे वाली परत को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके नीचे वाली परत नहीं है, सबसे अंदर वाली परत को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अभी मैं आपको बताऊंगा, यह जो है सबसे आंतरिक स्तर है जो एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और यह वृषण के अंदर प्रवेश करती है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमारे टेस्टिस के अंदर प्रवेश करती हैं और फोल्डेड होकर के अनेक पट्टों का सेप्टा का निर्माण करती हैं, जिसे टेस्टिस मेडिस्टीनियम कहते हैं। जो टेस्टिस मेडिस्टीनियम है, इसके कारण से जो है टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर के 250 कंपार्टमेंट बनते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है, इट कैन बी फ्रेम एज ए क्वेश्चंस इन नीट एग्जामिनेशंस। ये लॉब्यूल्स अत्यधिक वैस्कुलर होते हैं, संवाही होते हैं, जिसे ट्यूनिका वैस्कुलेसा कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आई है कि एक लेयर हमने यहाँ पर और बात की कि ट्यूनिका वैस्कुलेसा। तो देखिए, ट्यूनिका वेजिनेल्स और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच में एक और लेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलेसा। यहाँ पर अगर आप इसको इनलार्ज वे में देखेंगे, इसको देखेंगे टेस्टिस के इसके, तो देखिए आप टेस्टिकुलर आर्टरी, एक सेकेंड जरा मैं देख लेता हूँ इसको। देखिए आप, टेस्टिकुलर आर्टरी है और हेड ऑफ इपिडिडाइमस। ये देखिए, ये हेड, अभी कॉर्पस कॉर्डा जो मैंने आपको बताया था, इफरेंट डक्ट्स। यहाँ पर देखिए आप, अभी रेटी टेस्टिस भी बताऊंगा आपको, पूरा आपको फिगर इसके बारे में बताएंगे। आप बस इसको इतना जान लीजिए इसके स्ट्रक्चर को कि ये इफरेंट प्रोसेस, ये सेप्टा है जिसके अभी हम बात कर रहे थे, इसके बीच में सेप्टा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका वेजिनेल्स है, ठीक है। ये इपिडिडाइमिस है, रेटी टेस्टिस दिखा रखा है आपके यहाँ, रेटी टेस्टिस है। मैं आपको जो है इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए, ये वाला जो भाग है इसको रेटी टेस्टिस कहते हैं। ओके, अच्छा देखिए साहब, हम चलते हैं अगली स्लाइड पर चलते हैं कि प्रत्येक लॉब्यूल्स में, अभी हम जो लॉब्यूल्स से बात कर रहे हैं, प्रत्येक लॉब्यूल्स में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड कॉन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये इनमें संयोजी ऊतक भरा होता है। इस संयोजी ऊतक को इंटरस्टिशियल सेल और लैडिक सेल्स भी कहते हैं। और जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, लैडिक सेल्स होती हैं, ये नर हार्मोन्स एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। एंड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंड्रोजन हार्मोन है मेल में, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन्स। अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो अभी हमने बात की। यदि आप देखेंगे कि जो शुक्रजनन नलिका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हिंदी में बोलते हैं उसको शुक्रजनन नलिका, वो वृषण की सबसे छोटी, सबसे माइन्यूट इकाई है, और इसकी झिल्ली, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर से बनी होती है। बाह्य स्तर को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया, और आंतरिक स्तर को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इट कैन बी फ्रेम एज ए क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशंस कि ट्यूनिका प्रोपेरिया एंड जर्मिनल एपिथेलियम 2 लेयर होती है, और जर्मिनल जो एपिथेलियम है आगे जाकर के फर्दर 2 प्रकार की सेल्स से बनी होती है। एक होती है मेल जर्म सेल्स, दूसरी होती है सर्टोली सेल्स, जिसके बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का निर्माण होता है, और सर्टोलाई जो सेल्स होती हैं इसको सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं, अर्थात ये जो है पोषण का काम करती हैं। एक बार इसका अगर इनलार्ज व्यू आप देखेंगे तो देखो, ये इपिडिडाइमिस का टेल, बॉडी और हेड है। और ये बात आप ध्यान रखिए कि इस इपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर होते हैं, और इसका फंक्शन भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसका फंक्शन क्या होता है। ये आपकी इफरेंट डक्ट है, ठीक है, इफरेंट डक्ट है। रेटी टेस्टिस देख लीजिए, आपको स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं जो आपके हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो इसके अंदर हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड हैं, हाईली फोल्डेड हैं, जिसके कारण से 2-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक ही लॉब्यूल्स में हैं,
वो आकर के एक सीधी ट्यूब बन जाती है, जिसको स्टेट ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका वेजिनल्स है। अगला देखेंगे आप, अभी हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो आगे जाकर के जो है इपिडिडाइमिस में जाती है। अब इपिडिडाइमिस के आप एक बार 3 भाग दीजिए। एक तो है कैपुटा, फ्लूइड रीऑब्जर्वेशन होता है, स्पर्म क्रोमेटिन कॉम्पेक्शन होता है। अच्छा, कॉर्पस है, कॉर्पस में क्या क्या काम होते हैं, कोडा में क्या क्या काम होते हैं, ये मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। इपिडिडाइमिस जिसमें स्पर्म स्टोर होते हैं, ये 3 भाग होते हैं इसके, कैपुटा, कॉर्पस और कोडा। ये जो है इसमें मिलियंस और मिलियंस स्पर्म स्टोर होते हैं। और स्पर्म की एक और प्रक्रिया है, स्पर्म मरते भी रहते हैं, जिसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अर्थात इसमें फैगोसाइटोसिस भी होते हैं, जो स्पर्म बनते रहते हैं वो कभी कभी मरते भी रहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लंबाई 70 सेंटीमीटर होती है, और ये 3 से 4 सेंटीमीटर के वृषण की जो चौड़ाई होती है, जो वृषण की जो माप होती है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर के वृषण में आ जाती है। तो 70 सेंटीमीटर की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है 4 सेंटीमीटर में आ रही है, तो इट मीन्स इट इज़ हाईली कॉन्वोल्यूटेड, हाईली फोल्डेड, बहुत ज़्यादा ये फोल्ड होती है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्टेट ट्यूब्यूल, अभी मैं आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया था, जो सीधी वाली ट्यूब्यूल्स हैं, सीधी वाली ट्यूब्यूल्स बनती हैं। सीधी वाली ट्यूब्यूल जाकर के ट्यूबुलाई रेक्टाई में खुलते हैं, जो रेटी टेस्टिस है। ट्यूबुलाई रेक्टाई से जो रेटी टेस्टिस में खुलती हैं, और रेटी टेस्टिस से इपिडिडाइमिस में वासा डिफरेंशिया से होते हुए वासा डिफरेंशिया में एक नली बनती है, जिसके द्वारा वासा डिफरेंशिया में ये आगे बढ़ते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का, अभी हम इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। अभी मैंने इससे पहले भी बात की आपको, और दो प्रकार के ट्यूब्यूल्स कौन से हैं, एक तो है जर्मिनल सेल, एक है सोमेटिक सेल्स। जो जर्मिनल सेल है उससे स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है आगे फर्दर डिवीजन होकर के जो है स्पर्म का निर्माण करते हैं, और सोमेटिक सेल से क्या बनती है, सर्टोलाइज सेल्स बनती है। ये जो फिगर यहाँ पर दिखा रखा है वो इससे पहले वाली स्लाइड में भी वही था। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, उस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए आप, इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म। युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक नर युग्मक बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। ओके, ये शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। इट इज begins during the puberty and continues till death. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्यूबर्टी शुरू होती है बच्चों में, मेल ह्यूमन में प्यूबर्टी से लेकर के और कंटिन्यू टिल डेथ, जब तक कि पुरुष की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक इस पे स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स एंड नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोडक्शंस में कमी आती है, जैसे एजोस्पर्मिया आदि बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। विद एडवांसिंग एज द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग एज वेल एज क्वालिटी स्पर्म रिड्यूज, क्वालिटी भी उसकी रिड्यूज हो जाती है, और नंबर भी स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। बट स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी से शुरू होकर के और टिल डेथ तक चलता है मेल में, उसमें ह्यूमन में। इन ह्यूमन दिस प्रोसेस टेक्स 65 to 75 डेज। ये वेरी करता है, लेकिन बेसिकली 70 से 72 दिन में जो है स्पर्म का निर्माण होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 70-72 दिन तक कोई स्पर्म नहीं बनेगा। दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। इस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये कंटिन्यूस चलता रहता है, और उसके ल्यूमेन में स्पर्म बनकर आते रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स देखिए आप, और दूसरा आपका अब इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, कि एक तो स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और एक जो है शुक्राणुजन अथवा शुक्राणु का कायांतरण, उसका जो है मेटामॉर्फोसिस है, या स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मटीलियोसिस भी इसको कहते हैं। अभी हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे कि स्पर्म का जो है किस प्रकार से निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, इस साइड सेक्शन थोड़ा दिखा रखा है, थोड़ा इसको समझेंगे हम बहुत अच्छे से। ये बहुत बढ़िया स्लाइड है। इसमें साइड सेक्शन है टेस्टिस का, और सर्टोलाई सेल या नर्व सेल को और स्पर्मेटोगोनियम को दिखाया गया है। इसको मैं थोड़ा इनलार्ज करके आपको एक बार दिखा देता हूँ बच्चों को। देखिए बच्चों,
ये हमारा टेस्टिस है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दिस इज टेस्टिस। ओके, इस टेस्टिस के अंदर ये जो है ये टेस्टी लॉब्यूल्स हैं, ये जो दिख रहे हैं, इस लॉब्यूल्स के अंदर से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को निकाल करके यहाँ दिखाया गया, ये वाला पोर्शन एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को दिखाया गया। एक ट्यूब है, पाइप जैसे, जस्ट लाइक ए पाइप को दिखाया गया है। ओके, इसको फिर कट कर दिया गया है। देखिए इस ट्यूब्यूल्स को, इसको कट कर, इसकी कटिंग कर दी गई है, इसको कट कर दिया गया है, ट्रांसफर सेक्शन जिसको बोलते हैं। ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद इसका इतना वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ पर दिखा रखा है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला दिखा रखा है। और इसमें जो है बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए ये सबसे आउटर लेयर है इसकी, इस वाले की, किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का जो ये वाला भाग है, इसका जो सबसे बाहर वाले भाग है, ये दिखा रखा है आपको। इसमें देखेंगे, इसको मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। स्पर्मेटोगोनियम देख रहे हैं आप, ये वाल की तरफ है, स्पर्मेटोगोनियम है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। इधर भी दिखा रखा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये देखिए मैं इसको टिक कर लेता हूँ। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट, ये मियोटिक डिवीजन फर्स्ट इसमें दिखा रखा है। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट जब होगा तो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएंगे, और मियोटिक डिवीजन सेकंड होगा तो स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। देखो स्पर्मेटिड्स, यहाँ तक की प्रक्रिया, और स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म बन जाएंगे। ये प्रक्रिया आप यहाँ पर भी समझिए। और सेम कंडीशन यहाँ है कि देखिए जो आपके स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोटिक डिवीजन सेकंड से स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। और ये स्पर्मेटिड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सर्टोलाई सेल्स में, ये जो सर्टोलाई सेल्स, ये देखिए आप, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन है, दिस इज ए सर्टोलाई सेल्स। ये एक सर्टोलाई सेल्स है, इसका ये न्यूक्लियस है सर्टोलाई सेल्स का, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सर्टोलाई सेल्स। तो ये सर्टोलाई सेल्स में धसे हुए हैं जो इसको नरिशमेंट करता है। तो ये एक फिगर था। अभी हम जा कर के आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक और खूबसूरत स्लाइड आपको समझाने के लिए, ताकि आपके समझ में स्पष्ट आ जाए कि ये देखिए आप, ये एक टेस्टिस है, ये टेस्टिस का सेक्शन काट करके आपको दिखा रखा है। इस सेक्शन को अगर हम काटेंगे तो इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर दिखेगा, और उसमें से एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो इसको अगर हम लार्ज व्यू में देखें, ये लेडिंग सेल्स है, ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें ब्लड कैपिलरी, बेसल ल्यूमेन है, और यहाँ पर देखेंगे आप टाइट जंक्शन बिटवीन द सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स के बीच में एक जंक्शन है। स्पर्मेटोगोनियम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, स्पर्मेटिड्स हैं, और स्पर्मेटिड से जो है स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, और स्पर्मेटोजोआ जो है क्या कर रहे हैं, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप इस स्लाइड में, यहाँ पर लेडिंग सेल्स है, सर्टोलाई सेल्स है। अभी आगे जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है, तो मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर लूँ कि यहाँ पर देखेंगे आप इस वाली स्लाइड में कि ये वाली सेल्स हैं। देखो आप, मैं इसको आउटलाइन कर लेता हूँ। ये वाली सेल्स हैं जो दिस इज ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये सर्टोलाई सेल्स है, ये है सर्टोलाई सेल्स। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जितने भी हैं ये सारे स्पर्म जो हैं इसको नर्स कर रहे हैं, स्पर्म को ये नर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सबसे जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर को इंटरस्टिशियल सेल्स और लैडिक सेल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के क्षेत्र को इंटरस्टिशियल क्षेत्र कहते हैं। ये जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र है, इस वाले बाहर वाले क्षेत्र को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, इस वाले भाग को इंटरस्टिशियल क्षेत्र कहते हैं। यह सेल्स एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है, और इन्हें एंड्रोकाइन सेल्स भी कहते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। इट कैन बी फ्रेम एज ए क्वेश्चंस इन उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशंस कि एंड्रोजन्स हार्मोन्स किससे स्रावित होता है, तो लैडिक सेल से होता है, या
इंटरस्टिशियल सेल से होता है। इन्हें एंडोक्राइन सेल्स भी कहते हैं। जो मेल ये इसमें मुख्य एंड्रोजन मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन हार्मोन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड्रोजन हार्मोन्स हैं जो वो किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। एक बार इसका इनलार्ज व्यू हम देख लेते हैं और इनलार्ज व्यू से मैं इसको समझते हैं कि सबसे पहले देखेंगे आप, ये है आपका स्पर्मेटोगोनियम, ये जो दिखा रखा है इंटरस्टिशियल सेल्स, ये है लेडिंग सेल्स, ये लेडिंग सेल्स है, ये लेडिंग सेल्स है, ये लेडिंग सेल्स है। यहाँ ब्लड कैपिलरी, जब सेल्स होंगी तो उसके बीच में ब्लड कैपिलरी भी होंगी। यहाँ पर देखेंगे आपके ये कनेक्टिव टिश्यू इसके बीच में ये दिखा रखा कनेक्टिव टिश्यू है। ये फाइब्रो ब्लास्ट है। ये न्यूक्लियाई ऑफ नर्व सेल्स, यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो दिखा रखा न्यूक्लियाई ऑफ नर्व सेल्स, इसका मतलब ये है कि ये सर्टोलाई सेल्स का न्यूक्लियस है ये वाला। यहाँ पर देखेंगे लेवल ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लेवल ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसकी बात अभी हम करेंगे कि ये ब्लड टेस्टिस बैरियर किस प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम से हमारे स्पर्म को रक्षा प्रदान करता है, हमारे इम्यून सिस्टम से उसको हानि नहीं होने देता है। जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है ये भी सर्टोलाई सेल्स का काम है। और ल्यूमन कंपार्टमेंट है आपका। ये इस प्रकार का एक फिगर आपको दिखेगा, इस फिगर को आप ध्यान से देख लेंगे। ओके, स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं, स्टेम सेल्स कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनिया। जो स्टेम सेल्स हैं, जो जर्मिनल सेल्स हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम। इसका सिंगुलर जो होता है स्पर्मेटोगोनियम होता है। स्पर्मेटोगोनिया इज द प्लूरल वर्ड एंड स्पर्मेटोगोनियम इज ए सिंगुलर। डेवलप फ्रॉम द प्रीमोर्डियल जर्म सेल दैट अराइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अराइज फ्रॉम द यॉर्क सैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए आप, ये यॉर्क सैक में बनते हैं। जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनने हैं, और वो स्पर्मेटोगोनिया जब जिससे बनते हैं वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स यॉर्क सैक में बनते हैं। दीज एंटर इन द टेस्टिस ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट। 5वें सप्ते में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 5वें सप्ते में ये यॉर्क सैक से ट्रांसफर होकर के टेस्टिस में आ जाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी फ्रेम एज ए क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशंस। ये जो हैं 5वें सप्ते में ये उसमें एंटर कर जाते हैं। इन द एम्ब्रियोनिक टेस्टिस द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू स्पर्मेटोगोनिया विच रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एक्टिवली बिगिन प्रोड्यूसिंग स्पर्म एट द प्यूबर्टी। जब ये यॉर्क सैक से कहाँ चले जाते हैं? टेस्टिस में चले जाते हैं, तो ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। और ये जो है प्यूबर्टी स्टेज तक इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और ये एक्टिव होते हैं जैसे ही प्यूबर्टी में हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, तब ये जो है इनमें डिवीजन प्रारंभ होता है, तब ये एक्टिव हो जाते हैं। इट मीन्स ये 5th वीक में बनना प्रारंभ हो जाते हैं, यॉर्क सैक में बनते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहाँ बनते हैं? यॉर्क सैक्स में बनते हैं। वहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ आते हैं? टेस्टिस में आते हैं। टेस्टिस में किस रूप में रहते हैं? किसके रूप में रहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया के रूप में रहते हैं। और ये स्पर्मेटोगोनिया किस रूप में? ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया के रूप में डॉर्मेंट रहते हैं। कब तक? जब तक कि जो है प्यूबर्टी शुरू नहीं होती है। चाइल्डहुड में बच्चों में प्यूबर्टी शुरू नहीं होती है, उसके बाद ये एक्टिव हो जाते हैं। ओके, स्लाइड को आप ध्यान से देख लेंगे। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस में होता कैसे? ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर अधिकांशतः बोर्ड में, केवल ये उत्तराखंड बोर्ड में ऐसा पूछा जाता है कि युग्मक जनन का रेखा चित्र बनाइए। तो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देखेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है और अधिक स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए वाले, यहाँ पर देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया है, 2 प्रकार के बने आपके, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एक प्रकार के रिजर्व सेल होते हैं। ये जो टाइप ए वाले हैं स्पर्मेटोगोनिया एक प्रकार के रिजर्व हैं जो बार बार विभाजित होकर के टाइप ए और टाइप बी बनाते हैं। इसीलिए दिस इज द कॉज बिहाइंड ऑफ इनॉर्मस प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। क्योंकि क्या बन रहे हैं?
इसमें स्पर्मेटोगोनिया जो जब स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन हो रहा है तो दो प्रकार के सेल्स बन रहे हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए वाले स्पर्मेटोगोनिया एक प्रकार के रिजर्व सेल्स हैं जो लगातार बार बार विभाजित होते रहते हैं और टाइप ए और टाइप बी बनाते हैं। टाइप बी वाले आगे की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और स्पर्म बनाते हैं। एक बार इसको देख लीजिए आप, इसको मैं इनलार्ज व्यू में आपको दिखा लेता हूँ ज़रा। देखिए आप स्पर्मेटोगोनिया, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ पर। डॉर्मेंट स्पर्मेटोगोनियम A1 A2 और A3 देख रहे हैं आप। अब ये देखिए, ये एक्टिव स्पर्मेटोगोनिया A1 और एक्टिव स्पर्मेटोगोनिया A3 और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स A3 से मियोसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। इस प्रोसेस में जो टाइम कंज्यूम होता है 15 से 17 दिन लगते हैं। उसके बाद ये जो है मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट एक रिडक्शन डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, इसमें भी 15 से 17 दिन लगते हैं। और सेकेंडरी मियोसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, इसमें भी लगभग जो है इस प्रक्रिया में भी यहाँ इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से और स्पर्म बनने की प्रक्रिया में भी लगभग 15 से 17 दिन लगते हैं। स्पर्मेटिड्स में जो है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जो है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस मैं अभी बताऊंगा कि स्पर्मेटिड्स में कौन कौन से चेंज होते हैं जिसके कारण से वो स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। गोल्जी बैडी कैसे एक्रोसोम में बदल जाती है, एक्रोसोम को एंजाइमेटिक नाइफ क्यों कहते हैं, इसकी बात हम अभी करेंगे। स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपकी प्रोसेस है। इसको आपको ये PDF के रूप में भी मिल जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्पर्मेटोगोनियम, माइटोसिस हुआ मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्म्स है और डिफरेंशिएशन स्पर्म बना। यहाँ पर भी इसको अगर आप देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से ये भी दिखा रखा है। इनमें से कोई भी एक फिगर आप देख लीजिए, मैंने केवल इसलिए आपको 2-3 स्लाइड दिखाई है कि ताकि आप एक ही तरह से याद न करें, उसको समझें कि किस प्रकार से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन। स्पर्मेटोगोनिया टूवर्ड द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस। अब अगर हम देखेंगे कि इस जो है ल्यूमेन की तरफ आर लेयर ऑफ द प्रोग्रेसिवली मोर मैच्योर सेल्स। अगर दिस इज द ल्यूमेन, ये तरफ जो है, ये वाला जो साइड है ये ल्यूमेन है। इस तरफ जो है आप देखेंगे प्रोग्रेसिवली यहाँ मैच्योर सेल होंगी, यहाँ कम मैच्योर, आगे मैच्योर, यहाँ स्पर्म सेल है। After a sperm cells has formed, it released in the lumen of the seminiferous tubules. इसको कहते हैं spermiation. What is spermiation? Releasing of sperm in lumen is known as spermiation. स्पर्म का ल्यूमेन में रिलीज होना उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। द प्लूरल टर्म आर द स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजून इज ए सिंगुलर वर्ड। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्रेसिवली मैं आपको पहले भी फिगर में बता दिया कि किस प्रकार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स किस प्रकार से बन रहे हैं, एक प्रक्रिया बनाई गई है। और साथ ही इसके नीचे भी एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया गया है कि स्पर्मेटोसाइट्स हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड्स है और स्पर्म सेल्स हैं। आगे देखेंगे कि जो स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स तक की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस? स्पर्मेटोगोनिया से प्रिमोर्डियल जर्म सेल तो योग सेल में बनी, योग सेल से ट्रांसफर होकर के कहाँ आई? टेस्टिस में आई। टेस्टिस में क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकेंड हुआ और क्या बने? स्पर्मेटिड्स बने। स्पर्मेटिड्स तक की बनने की प्रक्रिया को होते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्म टीलियोसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्म टीलियोसिस कहते हैं कि स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रक्रिया, एक मैच्योर स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स में से एक फ्लैजेला युक्त स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ये स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसका, वो एक्रोसोम बनाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन के रूप में फ्रेम होता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है, या नीट में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि गाल्जी जो कॉम्प्लेक्स होता है, स्पर्म का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो एक्रोसोम बनाता है, जिसे एंजाइमेटिक नाइफ भी या चाकू भी कहते हैं। इसका केंद्रक कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अतिरिक्त जो साइटोप्लाज्म है वो रेजिडुअल बॉडी के रूप में इकट्ठा होकर के हटा दिया जाएगा। एक्रोसोम को एक प्रकार का मॉडिफाइड लाइसोसोम भी कहते हैं। इसमें तरह तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और हमारे यहाँ उत्तराखंड बोर्ड में बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, और कौन कौन से होते हैं, कैथेप्सिन है, हाई एलुरोनिडेज है, न्यूरा अमाइनिडेज है, जोनालाइसिन है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स हैं। ये सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। अगर आप इसके फिगर को थोड़ा इनलार्ज व्यू में देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि देखिए आप किस प्रकार से इसका जो रेजिडुअल बॉडी है, ये वाला मैं इसको ज़रा पेन निकाल देता हूँ, और पेन निकाल, ये वाला रेजिडुअल बॉडी, ये देखो, इसको हटा दे जरा। ये एक्स्ट्रा जो वो है, यहाँ पर देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम बनने की प्रक्रिया हो रही है, और ये एक्रोसोम बन गया है, और एक जो है उसका निर्माण, स्पर्म का निर्माण हो गया है। यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी स्लाइड है। गोल्जी एपरेटस, एक्रोसोम्स, बेसिल्स है, स्पर्मेटिड न्यूक्लियाई है, सेंट्रियोल्स हैं, ये फ्लैजिला का निर्माण हो रहा है। रेजिडुअल बॉडी को हटा दिया जा रहा है, अतिरिक्त जो साइटोप्लाज्म है, और एक जो है मैच्योर स्पर्म का निर्माण हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस या जो सर्टोलाई सेल हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स हैं, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्टोली सेल का क्या काम है। तो सिंपल सा इसका आंसर तो यह है कि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, लेकिन केवल पोषण ही प्रदान नहीं करती है। अगर आप देखेंगे डिटेल से, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन की, या किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी, बीबीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसका डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। वैसे मैंने देखा है कि हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में अधिकांशतः यही पूछा जाता है कि सर्टोलाई सेल्स का क्या कार्य है, और उसका एक ही उत्तर होता है कि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम देखते हैं कि जो सर्टोलाई सेल्स हैं, सर्टोलाई सेल्स किसकी हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की सेल्स हमने बताई थी। उसमें से एक प्रकार की जो सोमेटिक सेल्स हैं, उसमें से सस्टेंटाकुलर सेल्स या सर्टोलाई सेल्स या सर्टोली सेल्स, दीज एक्सटेंड फ्रॉम बेसमेंट मेंबर टू ल्यूमेन ऑफ ट्यूब्यूल्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड नर्सिंग सेल्स। अभी देखेंगे आप यहाँ पर, अभी अगर हम देखेंगे ये वाली जो कोशिका सेल्स है, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको पेन ले लेता हूँ और इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए आपका ये वाला सेल्स जो है, ये सर्टोलाई सेल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है। ये इसमें जो है स्पर्म जो है इसको पोषण प्रदान कर रहे हैं। देखो ये स्पर्म, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया दिखा रखी है। तो ये स्पर्म इसमें धंसे हुए हैं, ये स्पर्म इसमें धंसे हुए हैं। तो सर्टोलाई सेल्स इसको एक तो क्या कर रही है, नरिशमेंट दे रही है। दूसरा यहाँ पर देखिए कि ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण कर रही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्लड टेस्टिस बैरियर का मतलब है कि ये क्या कर रही हैं कि हमारा ब्लड जो है, जो हमारे स्पर्म होते हैं, उस स्पर्म के लिए फैमिलियर नहीं होता है। ब्लड इन द सेंस कि हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमारे शुक्राणुओं के लिए फैमिलियर नहीं होता है। यदि वो ब्लड के कांटेक्ट में हमारा स्पर्म आएगा तो उसको फॉरेन पार्टिकल समझ करके या कोई रोगाणु समझ करके उसके अगेंस्ट कार्रवाई करना शुरू कर देगा और उसको ख़त्म कर देगा। तो उसको रोकने के लिए हमारे जो सर्टोलाई सेल्स है ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, और वो ब्लड टेस्टिस बैरियर हमारे शुक्राणुओं की रक्षा, हमारे डिफेंस उससे इम्यून सिस्टम से करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने का काम करता है। इम्यून को बस एक सेकंड जरा
ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है, बस हम चल रहे हैं आगे। तो बच्चों, मैं बात कर रहा था सर्टोलाई सेल्स की कि हमारे बोर्ड परीक्षाओं में अधिकांशतः यही पूछा जाता है, किंतु हमको इसके बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अगर हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस सर्टोलाई सेल्स या सस्टेंटाकुलर सेल्स जो हमारी होती हैं, फंक्शन ऑफ द सर्टोलाई सेल्स डिस्कवर्ड बाय इनरिको सर्टोली, these provide structural support, nutrition and protections to developing sperm। जो सर्टोलाइज सेल्स हैं, एक तो हमारा जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं स्पर्म को। दीज फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, क्योंकि स्पर्म को खून के संपर्क में आने से रोकना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जर्मिनल जो सेल्स होते हैं उसके लिए फैमिलियर नहीं होता है, तो इम्यून रिएक्शन को रोकने के लिए ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, अर्थात हमारे स्पर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सर्टोलाइज सेल्स की है। कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं सर्टोलाइज सेल्स से, और वो सीक्रेट होते हैं, एक तो होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीसियस हार्मोन है जो एंड्रोजन के साथ जुड़ते हैं। ये जो अगर प्रोटीसियस हार्मोन्स नहीं आएंगे तो इनके साथ एंड्रोजन बाइंडिंग नहीं हो पाएगा, एंड्रोजन नहीं जुड़ पाएगा। इनहिबिन का सिक्रेशन भी करते हैं, अभी मैं डिटेल में बात करूंगा। और मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस MIS हार्मोन्स का भी सिक्रेशन सर्टोली सेल्स के द्वारा होता है। सर्टोली सेल्स का जो फंक्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये इस पर स्पष्ट दिखा भी रखा है। एक बार मैं आपको ये दिखा भी दूँ, मैं इसको ड्रॉ करके भी देख लेता हूँ एक बार कि ये वाला जो भाग है, दिस इज़ द सर्टोलाइज सेल्स। ये वाला सॉरी, एक सेकेंड, दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाया है। ये देखिए, दिस इज़ द सर्टोलाइज सेल्स। इसके अंदर स्पर्म ये एम्बेडेड हैं, घुसे हुए हैं। तो दिस इज द सर्टोलाइज सेल्स establishing the blood testis barrier, phagocytosis of cytoplasm by developing spermatogenic cells, manufacturing the following substances: androgen binding protein, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स, इनहिबिन। अभी मैं जो आपको बताया, टेस्टिकुलर ट्रांसफेरिन एंड फ्रक्टोज रिच मीडियम्स ये उपलब्ध कराता है। ये स्पर्म सस्टेंट ब्लड टेस्टिस बैरियर का जो फंक्शन है, ये इसमें बता रखा है कि एडिशन सर्टोलाइज सेल्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय राइट जंक्शन थ्रू देयर वेसल साइटोप्लाज्म प्रोसेस ओवर द स्पर्मेटोगोनिया। दीज राइट जंक्शन फ्रॉम द ब्लड टेस्टिस बैरियर, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ब्लड टेस्टिस बैरियर का क्या काम है। स्पर्मेटोजेनेसिस के एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य जीवन भर स्पर्म का निर्माण करता रहता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ काउंट एवं क्वालिटी कम हो जाती है। जैसे इसमें ऑलिगोस्पर्मिया हो गया, एजोस्पर्मिया हो गया, ये लगभग जो है हमारे स्पर्म को बनने में लगभग 65 से 70 दिन लगते हैं। तो ये आपका कुछ इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ द प्रोसेस of formation of the male gametes, that is sperms. It's begin during the puberty and continue till death. With advancing age, the number of sperm produced as well as quality of sperms reduce. In human, this process takes 65 to 70 days। जो वही बात है जो हमने यहाँ कही। ए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, शुक्रजनन नलिका में उपस्थित अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाओं स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु पूर्वी स्पर्मेटिड्स के निर्माण की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट के रूप में या पढ़ने के लिए आपको दिया है कि गुणन प्रवस्था है, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्व प्रवस्था है। हमारे यहाँ उत्तराखंड के जो है बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसको, हेल्प बुक जो आती है बच्चों के लिए, उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया दे रखी है, और उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है इनका फ़ोटो भी लगा रखा है। आप चाहें तो इसको भी आप हेल्प बुक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा और आप इसकी ठीक से तैयारी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं लगातार आपको एक समय अंतराल के पश्चात, क्योंकि हमारे कॉलेज भी होता है, कॉलेज भी जाना होता है, कॉलेज के लेक्चर की तैयारी भी करनी पड़ती है। ऑनलाइन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है। ऑफलाइन भी स्कूल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आया क्लासरूम टीचिंग के टाइम पर, तो वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं हो पाई। तो शीघ्र ही आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।